जब भी पाकिस्तान के अंदर आम लोगों की बात होती है तो एक क्राइसिस की ज़रूर बात होती है, वो है एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी के सलूशन के ऊपर सारा साल गुफ्तगू होती है। और हम सब बीइंग अ पाकिस्तानी कोशिश करते हैं जानने की, सही सवालों के जवाब ढूंढने की, ताकि हम अपने फ़ैसलों के अंदर भी सही फ़ैसले ले सकें और मुल्क के हिसाब से आगे बढ़ सकें। और ये क्राइसिस क्यों आता है, क्या वजह होती है, क्या वजह है कि अभी तक हम इसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये अमूमन हर आदमी जानना चाहता है और सोचना चाहता है, समझना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम कुछ सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम आपकी जिनकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका नाम है मलिक खुदा बख्श, और ख़ास तौर पे क्यों जानेंगे कि ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें। आप बिलोंग करते हैं ख़ास तौर पे CEO हैं, चेयरमैन हैं मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। सेकंड, आप कन्वीनियर हैं FPCCI के सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी की एनर्जी जो कमेटी है उसके आप कन्वीनियर भी हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आप बड़ा खुश होंगे सुन के, जो आपको गाइड करने वाले होंगे, जिनका आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिनके थ्रू वो हैं पेट्रोलियम और ख़ास तौर पे गैस एनर्जी के सीनियर लीडर हैं, उस एसोसिएशन को लीड भी करते हैं और ओवरऑल तमाम मामलात के अंदर बहुत गहरे तरीके से इन्वॉल्व है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सर इससे पहले कि मैं आऊँ कि मुल्क के अंदर क्या चीज़ है, आपकी बहुत खिदमात रही हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इस मुल्क के लिए आपने बहुत कुछ अपने एफ़र्ट्स भी किए हैं। सर आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, और जब लगता था कि पाकिस्तान के अंदर इतने लीडिंग रोल के ऊपर आप आएंगे और इस तरीके से इम्पैक्ट ले रहे होंगे, क्योंकि अमूमन जब स्कूल और कॉलेज में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक जनरल एक फ़्लो में चल रहे होते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और पढ़ना है। तो सर आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? असल में आपने बड़ा टचिंग सवाल किया है मेरे लिए। मेरे वालिद साहब जो थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अटक से बिलोंग करता हूँ। मैं अटक में पैदा हुआ, वहाँ हमारी ज़मीनें, हम ज़मींदार लोग हैं, बिजनेसमैन तो बाद में बने। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको लोग अटक में जानते हैं, पाकिस्तान में जानते हैं। वो चाहते थे उनके बेटे को लोग दुनिया में जाने, और उसके लिए उनकी ये ख्वाहिश थी। और शुरू में बचपन में मुझे बड़े बड़े लोगों से जाके मिलाते थे, और बच्चों से खेलना कम देते थे और बड़ों से मिलाते थे। तो उस वक्त तो लगता था कि क्यों नहीं बच्चों से खेलने देते, लेकिन अब ये महसूस होता है कि उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था। असल में वो हमारे अयूब खान साहब के क्लास फेलो भी थे। अच्छा, 4वीं से 8वीं जमात तक। अच्छा, फिर अयूब खान साहब जब बटेरों के शिकार आते थे तो ये हमारे गांव में मेरे वालिद साहब जो बटेरे पकड़वा के रखते रहते थे। जिस दिन वो आते थे वो सुबह छोड़ देते 5 बजे, और वो आके शिकार करते थे। शिकार करके वो लंच होता था, फिर चले जाते थे। जब वो शिकार के लिए आते थे तो जितने लोग अफसरान हैं, तहसीलदार, पटवारी, ये वो, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब आते थे क्योंकि उनके ऑनर के। तो लंच वंच करके चले जाते। इसी में एक मलिक मुजफ्फर खान गिरबाल थे जो अटक एल कंपनी के एस्को कैरियर्स के CEO थे। तो उनसे मुलाकात वालिद साहब की हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन की है इसने, और बड़ी खुशी की बात है मेरे गांव में एक हिंदू ग्रेजुएट है और एक मेरा बेटा ग्रेजुएट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये वक्त आगे जा रहा है, अब इनकी ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिग्री होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा वो डिग्री कैसे होगी, वालिद साहब ने पूछा। उनका ये इसको गाड़ियों का बड़ा शौक़ है, मैंने देखा है कि रोज़ नई नई गाड़ियाँ सजा वजा के लेके फिरते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप इनको ऑटोमोबाइल डिप्लोमा कराएं लंदन से और फिर इस बिज़नेस में लेके आए। ये उन्होंने ये राय दी। तो वालिद साहब ने कहा भाई मुझे तो लंदन में कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन वगैरह का मैं बंदोबस्त करता हूँ, यहाँ कोई लोकल में गवर्नमेंट की ज़रूरत हो तो आप बड़े खान साहब से कह के तो आप कुछ मदद ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं वो तो ले लूँगा, आप कर लें। फिर उन्होंने पूछा भाई कितने पैसे लगेंगे, मैं इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकूँगा, हम जिम्मेदार लोग हैं, फसल होती है तो पैसे आते हैं, फसल नहीं होती और बारिश होती है तो फसल होती है, बारिश ना हो तो फसल भी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करो। वो एडमिशन हो गया,
शॉर्टकट में चला गया। उस वक्त टेलीफोन लगना और पासपोर्ट बनना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो एक सेक्शन अफसर आया गवर्नमेंट से, उसने टेलीफोन भी लगवा दिया और पासपोर्ट भी बनवा दिया और मैं चला गया। और फिर मैं वहाँ जाके 1 साल का वो था, मैं 1 महीना लेट पहुँचा था और वहाँ से करके ऑटोमोबाइल का आ गया। तो फिर जब मैं 3-4 दिन घर आया तो फिर एक शिकार आ गया, फिर वही लोग आ गए। तो फिर वो मलिक मुजफ्फर साहब मुझे अपने साथ ले गए अटक ऑयल कंपनी में और वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ ट्रेनिंग कराई उन्होंने। फिर उसके बाद मुर्गा रिफाइनरी में भेजा। असल में जो मुझे सीखने को मिला है वो मुर्गा रिफाइनरी में मिला है। बिल्कुल कि ये क्रूड ऑयल क्या होता है, क्रूड ऑयल से प्रोसेस क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आप यूँ देखें क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनती है और यहाँ तक देखें मोमबत्तियों तक की मटीरियल मिलता है। ये चीज़ें बड़ी सीखने वाली थी। वहाँ सीखने के बाद फिर वो उन्होंने मुझे वाला साहब ने कहा कि इनको एक बिज़नेस कराना है और सिलेक्शन ये हुई कि कराची क्योंकि हब है और कराची में क्यों हमारे लोगों में तो उधर दुश्मनियाँ बड़ी होती हैं, लोग मार देते हैं ज़रा सी बात पे। उन्होंने कहा कि इसको पढ़ाया लिखा है तो इसको पढ़े लिखे शहर में भेजो। तो कराची पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ दरबार अली शाह साहब डिप्टी कमिश्नर थे, बड़े भारी भरकम शख्सियत के मालिक थे। एक सेक्शन अफसर वहाँ से आया गवर्नमेंट से। यहाँ एक गार्डन रोड पे एक गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस था, मेरे मामू और मैं वहाँ में ठहराया गया और उसके बाद उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जनाब किसी को आर्डर दिया कि इनको एक पेट्रोल पंप ख़रीद के देना है 15 दिन। तो मुझे पेट्रोल पंप 15 दिन के अंदर ख़रीद के दिए गया नेशनल हाईवे पे। फिर वहाँ से बिज़नेस शुरू हुआ। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तो इसमें चले गए। उसके बाद फिर जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद फिर हमें देखा कि यार ये बड़ा सिस्टम जो है मैकेनिकल सिस्टम है। ये पेट्रोल पंप जो चीटिंग करते हैं पेट्रोल पंप के मुलाजमात इनको कस्टमर को। मैं लंदन गया और एक मैरिज पार्टी में कोई किसी रिश्तेदारों की पार्टी थी उसमें मैं गया। वहाँ मुझे एक नेवी के रिटायर अफसर मिले। अच्छा। और वो रिटायर होके तो सेल का काम कर रहे थे, डिस्पेंसिंग यूनिट, ये पेट्रोल के डिस्पेंस। उनसे बात हुई तो मैं 2 पेट्रोल पंप वहाँ से इंपोर्ट किए। एक मैंने अपने शारा फैसल मेरा मलिक सर्विस स्टेशन है वहाँ लगाया, एक मैंने शेल को दिया, उन्होंने मैरीन ड्राइव के लिफ्टन पे शेल का पंप है उस पर लगाया। वो इलेक्ट्रॉनिक पंप लगने से फौरन एकदम से लोगों कस्टमर को खुशी पसंद आई। फिर उन्होंने मुझे 20 पंप का ऑर्डर दिया शेल ने, वो मैंने उनको इंपोर्ट करके दिए। फिर होते 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 फिर PSO फिर वो 78% मेरा मार्केट शेयर हो गया। वाह। फिर इस लाइन में आते हुए बाहर की दुनिया को देखते हुए कई चीज़ें आ, जैसे हमारा पाइप लोहे का पाइप लगता है जो टैंक से लेके आपके पेट्रोल पंप डिस्पेंसर तक आता है, जिससे गाड़ी वो कभी जंग लग जाता है तो लीक हो जाता है और उससे लीक तेल भी लीक होता है और भी नुकसान होता है। इसी तरह उसके लिए लंदन से एक UPP पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप, वो मैंने इंपोर्ट किया। वो इंपोर्ट करके फिर वो पंपों पे लगना शुरू हुआ, बड़ा कामयाब हुआ। तो मैंने गवर्नमेंट को जाके एक्सपेरिमेंटल कराए, उनकी टेक्निकल टीम को मुआयना कराया, मैंने स्टील पाइप को बंद करा दिया और फ्लेक्सिबल पाइप पाकिस्तान में लगना शुरू हो गया। पूरा फ्लेक्सिबल पाइप है, कहीं वो लीकेज नहीं रही। फिर उसके बाद एक होता है कि एक सक्शन पंप होता है, जब आप पेट्रोल पंप ऑन करते हैं आपकी गाड़ी में डालते हैं तो एक सक्शन पंप पार लगाता है, वो खींचता है पेट्रोल को। उसके कभी ख़राबी होती है तो कम आता है, कभी कस्टमर को ठीक नहीं मिलता, कभी उसका फ्लो ड्रॉप हो जाता है, क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके लिए मैं समरसेबल पंप लाया। वो पंप जो है वो सक नहीं करता, वो पुश करता है और वो टैंक के अंदर पेट्रोल के टैंक के अंदर पेट्रोल के अंदर होता है। ये नई ईजाद थी, ज़बरदस्त। वो मैं इंपोर्ट करके लाया, पहले अपने पेट्रोल पंप पे लगाया और फिर कंपनियों को देना शुरू किया। आज वो तकरीबन 99% जो मार्केट है वो समरसेबल पंप की है। वाह, ज़बरदस्त। उसके बाद यूँ समझें कि कुवैत फाल हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उस वक्त तो पहले गवर्नमेंट कुवैत और गवर्नमेंट पाकिस्तान थ्रू कंट्रैक्ट
पेट्रोल इंपोर्ट करते थे और उसमें क्रेडिट भी होता था। जब ये कुवैत फाल हो गया तो बंद हो गया सोर्स, तो गवर्नमेंट ने बुलाया फौरी तौर पे जो लोग इस हमारा नाम था कि ये सब काम कर रहे थे, लोग जानते थे। मिनिस्टर पेट्रोलियम अब्दुल्ला यूसुफ साहब वहाँ मिनिस्टर सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, हमें बुलाया तो उन्होंने कहा कि ये इंपोर्ट करके दो। तो हमने फिर पाकिस्तान की मदद की। हमने एक साल के उधार पे भी 1% अबव लेबार होता है कि जो मार्केट का रेट है, कस्टम का रेट है, उसके ऊपर एक बैंक का 1% ज़्यादा एक साल के उधार पे भी गवर्नमेंट को तेल ला के दिया। उसके हम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बहुत ज़बरदस्त। फिर गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि कोई ये जो बिड बनी है ना, टेंडर बने, ये सब हमने बनाए। तो गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं था, हम टेक्निकल लोगों ने मिला के गवर्नमेंट को दिए और गवर्नमेंट ने उसको दी। उसके पास वो अभी हमारी कंपनी को उन्होंने कोई बिड बनी नहीं, आप कागज़ पे ऑफर देंगे, अगर आपकी ऑफर अच्छी है तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, आप तेल प्रपोजल अच्छा है तो आपका हो जाएगा। और तेल जब पहले होते थे सिक्योरिटी मनी लेते थे 30%, वो भी हमें कोई नहीं, 0 पे। तो ये बड़ी इस काम बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसके बाद एक और स्टोरी आई कि एक क्योटो रेजोल्यूशन पास हुआ जापान में, एक सेमिनार हुआ, उसमें एक क्योटो के नाम से एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन पे ये था कि जो मुल्क एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे उनको $72,000 सालाना मिलेंगे। तो पाकिस्तान ने उस पर कोई उसका सेमिनार में कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान का आदमी गया हुआ था, वो वापस आया तो हमें जनाब मिनिस्टर पेट्रोलियम ने और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बुलाया कि जी आप वहाँ आए और इसको डेवलप करके दें हमें। तो हम वहाँ गए और उसमें हमने इसको फिर उन्होंने हमें दिया कि जी, हमने कहा कि जी अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें समी खान भी मेरे साथ थे, अगर आप देना चाहते हैं तो 1 विंडो पर ऑपरेशन दें। उन्होंने कहा जी क्या होता है, उसमें बैठ के डिसाइड हुआ कि हमें किसी जगह ना जाना पड़े, हमें बिजली का कनेक्शन इंडस्ट्रियल मिल जाए, हमें लाइसेंस जो है वो यहाँ फौरी तौर पे मिल जाए मार्केट लाइसेंस ओपन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक जगह पे कर दी। ज़बरदस्त। और वो हमें 25,000 पे लाइसेंस, मार्केटिंग लाइसेंस मिल गया और हमने लगाने शुरू कर। तो शुरू में लोगों को जब इसका पता नहीं था तो हम अपने पंप पे गाड़ी खड़ी करके उसका बानर उठा के उसमें सीएनजी की नोजल लगाते थे कि लोग समझे ये भरी जा रही है। इस तरह हमने इसको डेवलप किया और फिर पाकिस्तान 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 गैस यूज़र हो गया। वाह, ज़बरदस्त। बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे और जानते हैं कि ये एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में क्यों आ रहा है और इसका हल क्या हो रहा है। जब मजा आइएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है मलिक खुदाबख्श साहब। सर, आपने जाने से पहले बताया कि और बड़ी ग्रास रूट से आपने चीज़ें को बताया कि किस तरह सीखते हुए आए और पाकिस्तान के अंदर कैसे आपने चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया और कैसे उसकी लिंकेजेस क्रिएट हुई जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वो फ़ायदा लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री उससे सीख रही है। सर, पाकिस्तान के ऊपर हम जब देखते हैं तो पूरे उसमें मशहूर हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस ऐसा है जो कभी पुर नहीं हो सकती खला और हमेशा एक नाउमीदी सी दिखती है आपको अमूमन नेशन के अंदर। क्या वजह है कि हम चाहे हमारे पास पेट्रोलियम साइड हो या गैस की साइड हो, ख़ास तौर पे गैस की लोड शेडिंग जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से पेट्रोलियम का बीच में क्राइसिस आया कोविड के अंदर ख़ास तौर पे, क्या वजह है कि सर हम इस क्राइसिस के अंदर अभी और ज़्यादा घिरते जा रहे हैं? मसला ये है कि देखिए आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ गैस जगह दी हुई है और जिस वक्त आप गैस इंडस्ट्री चल रही थी तो उस वक्त तो आपको 5.2 बिलियन पॉलिसी क्या थी जब इन्होंने गैस को इंट्रोड्यूस किया, एक एनवायरनमेंट क्लीन करो, नंबर 2 पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल जो है कम करो। तो उसका फ़ायदा आपकी जो एनवायरनमेंट क्लीन हुई वो 68%, दुनिया ने बताया कि 68%, WHO ने बताया कि 68% पाकिस्तान की एनवायरनमेंट क्लीन होगी। और जो पेट्रोल बिल बनाने में 5.2 बिलियन आपको कट डाउन हुआ, उस वक्त तकरीबन 10.50 जो था
10 अरब 50 की इंपोर्ट थी उस वक्त, जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उस वक्त आधा तकरीबन आपको सीएनजी ने सेव कर दिया। अगर ये इसी को हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं होती, जिसकी वजह से मुल्क सफ़र कर रहा है। किसी मुल्क में देखें जो उसकी पॉलिसी 5 साल है 10 साल है उसको कंटिन्यू करते हैं, हुकूमत बदल जाए कोई आ जाए पॉलिसी नहीं बदलती, उस पर लोगों का एतबार होता है, इन्वेस्टर का एतबार होता है, वो काम चलता है और वो मजबूत होता है। यहाँ पॉलिसी ये पॉलिसी अगर चलती रहती तो आज आपके पास इतने पैसे होते कि आपको ये 2-2 अरब डॉलर भीख मांगनी पड़ती लोगों के पास जाने के लिए। आपके पास इतने 5 अरब अगर आप एक साल बचा लेते हैं तो 5 साल में कितने हुए? वही पैसा आप एजुकेशन पे लगाएं, वही पैसा आप उस पे सड़कों पे लगाएं, वही पैसा आप कम्युनिकेशन पे लगाएं, वही पैसा आप हेल्थ पे लगाएं और लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करें और आपके ख़जाने में पैसा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने साजिश की, पॉलिसी को चेंज हो जी, ये तो गैस जो है ये जल रही है तो गोल्ड जला रहे हैं, तो क्यों उस पर बड़े लोग इंडस्ट्री वाले लग गए, उनको फ़ायदा। 4 रुपये 9 पैसे की गैस थी और 16 रुपये 70 पैसे का फर्नेस ऑयल था जो जिससे बिजली बनाते थे। तो इसको बंद करवा के सीएनजी सेक्टर को उन्होंने वो ली, आज लोग जहाज़ों में फिरते हैं। इतना गैप था 4 रुपये 9 पैसे में और 16 रुपये 80 पैसे में, इतना गैप था, इतने पैसे लोगों ने बोला है और वो लोग आपके सामने हैं। और आज वो लोग जो हैं वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो पॉलिसी मेकर हैं। बात ये है कि आपके सवाल का जवाब ये है कि हुकूमत कोई भी आए, मुल्क की पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। सही बात है। आपका ये इदारा है, अगर आपकी एक पॉलिसी है वो कंटिन्यू है और उसमें सिस्टम है कि सिस्टम वाइज है वो, उसको कभी सवाल नहीं आएगा, वो इम्प्रूव करेगी, डे टू डे इम्प्रूव करेगी। हम अपना बिजनेस चलाते हैं, हम सिस्टम के थ्रू चलते हैं। क्राइसिस भी आते हैं, ये कोविड में इतने क्राइसिस आए, लोग सड़क पे आ गए, हम सर्वाइव कर गए, हम सिस्टम में थे। ट्रू। तो ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त। ये है कि इस वक्त ये पॉलिसी, मैं क्यों आया हूँ सोलर में, इसलिए आया हूँ कि हमने ये देखा है कि आप पर डॉलर मिलते नहीं है और जो सोलर आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आप डॉलर दे के इंपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। और वो जो सोलर आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारा मटेरियल अल्लाह ने आपको मुल्क में दिया हुआ है। तो हमने इस पे काम किया, कुछ लोगों को साथ मिलाया, एक्सपर्ट को, उनसे एनालिसिस कराए, उन्होंने कहा जी ये मटेरियल है। फिर उसने हमने वेरीफाई किया बाहर से भी और अपनी हुकूमत से भी कि वो ठीक है, और टेक्निकल टीमों से भी। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक बार बाहर की किसी कंपनी के साथ लेके आओ उसको और यहाँ अपनी तो सर इससे कितना फायदा आप देखते हैं कि होगा अगर हम इस तरह से? इसका फायदा सुन ले। ये पहली हमें और गवर्नमेंट ने भी, मैं शाह साहब का, नासुर हुसैन शाह साहब का, उनकी टीम का बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने अंडरस्टैंड किया, हमने उनको बुलाया, एक सेमिनार किया, उनको प्रेजेंटेशन दी, वो इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा जी ठीक है। और उन्होंने फौरी तौर पे हमें एक लेटर दिलवा दिया ज़मीन का कि अब उस पर एनालिसिस हो रहा है। इंशाल्लाह कल या परसों हमारी फाइनल मीटिंग हो रही है, उसके एक्टिव और उसके बाद हम जाएंगे चाइना और वो कंपनी को लेके आएंगे, वो डिज़ाइन लेके आएंगे, बिल्डिंग कैसे बननी है, इक्विपमेंट कौन सा आना है, उसका शेड्यूल कौन सा है, कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल कौन सा होगा, मशीनरी का कौन का होगा और प्रोडक्शन का अब शुरू होगी। 6 महीने के अंदर हम चाहते हैं कि वो लग जाए। और फिर क्या होगा कि ये जो लोकल रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपने देखा था कि बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरमैन है पीपल पार्टी के, वो कितने यानी वो कह रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं गरीबों को सस्ती दूंगा और मैं जो खाते पीते हैं वो नहीं, गरीबों को फ्री दूंगा और जो खाते पीते जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको सस्ती दूंगा। पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड पे हम हैं जबरदस्त कि हाँ उनको पता है कि ये काम होने वाला है और इससे ये फायदा है। आप देखें जब ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी ना, ये सिर्फ खाली पाकिस्तान की फीड नहीं पड़ेगी, एक्सपोर्ट होगी। जो हम डॉलर बाहर भेजे वो डॉलर हम लेके आएंगे पाकिस्तान में और हमारी इकानमी को फायदा होगा। दैट इज स्ट्रेटजी। आप दुआ करें कि ये कामयाब हो और ये हुकूमत इसी तरह। आप बीच में बड़ी मुश्किल आने शुरू की, खबरें आने लगी कि जी वो टैक्स लगा रहे हैं सोलर पे और ये कर, लोग परेशान हो गए। हमारे भी साथी जो हम फैक्ट्री लगाने आ रहे हैं वो भी हमसे पूछने लग गए। तो हमने उनको कहा, हमने फिर गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट की, सारे भाग दौड़ की इन मीटिंगों में गए, पता लगा कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है और हम होपफुल हैं
कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, कोई तरीका ज़रूर बने, गवर्नमेंट को फ़ायदा होना चाहिए। हम गवर्नमेंट को कमा के देंगे और लोगों को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, हम इस पे कामयाब हो गए तो लोगों को सस्ता पैनल मिलेंगे, सस्ती बिजली मिलेगी और पाकिस्तान की इकानमी में डॉलर आएगा। ये हर इलाके का मसला लोड शेडिंग है, हर इलाके का मसला जो है वो महंगे बिल है, तो इसका हल तो सोलर में ही दिखता है वैसे। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि सिंध गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप बिलावल साहब और टीम जो है वो एनर्जी के नासिर हुसैन साहब एनर्जी के मिनिस्टर हैं, प्लानिंग और डेवलपमेंट। देखिए एक ही आदमी को 3 वो मौके दिए गए, कितनी अकल की बात है कि वो किसी से पूछने न जाए, जो करना है वो कर दे। सही बात, दैट इज अ सक्सेस स्टोरी और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये सक्सेस होगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के ऊपर और ब्रेक के बाद आते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान में अगले 10 साल के अंदर इस क्राइसिस को ओवरकम करने का क्या तरीक़ेकार है। चाहिए कि नहीं, मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है मलिक साहब। मलिक साहब, ख़ास तौर पे आपने बात कही कि हमें कैसे इस चीज़ को हल करना है, मसले को, जो एनर्जी क्राइसिस है, और ख़ास तौर पे जो सोलर का काम आपकी तरफ से इनिशिएट किया गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले सालों के अंदर हम उस क्राइसिस से बाहर आएँ जो डेली एक आम सारे फील करता है, फेस करता है और एक मुश्किलात का शिकार है। जब हम बात करते हैं सोशल साइड की, तो आप क्या देखते हैं कि हमारे पास आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस हैं? मैं ये समझता हूँ आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि हम क्राइसिस में हैं IPP की वजह से, और हमें बड़ी खबरें आ रही हैं और खुशी हो रही है कि उस पर काम हो रहा है। लोग कमिट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जिसको बंद करो। अगर गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत हो जाए या इतनी तो उनको कोई सहूलत मिल जाए कि इसको बंद करें, तो आपके हालत ही मुल्क की बदल जाएगी। सही बात है। बहुत ज़्यादा पैसा उनको दिए जा रहा है और वो जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया उसको छोड़ें आप, लेकिन फिर आले जरूरत है कि उसको किसी तरीके से उनसे जान छुड़ाई जाए। उनको कोई ये नहीं कि उनको तबाह कर दिया जाए, उनको भी कुछ, जिस तरह आप PIA को और इन इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खजाने का बोझ हटा रहे हैं, उस पर वो अगर चले जाएँ तो सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात, ये 2 चीज़ें हमारे मुल्क में गैस के भी बहुत दिखा रहे हैं। लोग गलत कहते हैं कि डिप्लाइड हो रहे हैं जी, कुएं डिप्लाइड नहीं हो रहे। ऑयल के जो सुई में ये कुएं हैं या जिस जगह पे भी हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। मेंटेनेंस नहीं हो रहा तो वो अब देखें, आप नहाए धोएंगे नहीं, 2 दिन बाद आप बीमार हो जाएंगे। उनके भी मेंटेनेंस नहीं होगा, ओवरहॉलिंग नहीं होगी। 1 साल बाद मेंटेनेंस होना चाहिए, वो एनुअल रिटर्न मेंटेनेंस कहते हैं उसको, वो होना चाहिए। वो नहीं हो रहा, वो हो गए। अच्छा, वो नहीं करते हैं, वो डिप्लाइड होते जाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि वो कंप्रेसर से गैस खींच के आपको देते हैं। वो कंप्रेसर चलता है, वो डीजल भी खाता है, वो बिजली भी खाता है, वो सब कुछ करता है, आपका खर्चा बढ़ता है। इन चीज़ों करें। अगर आप किसी प्राइवेट इदारों को दें, जैसे OGDC है, उनको दें, वो कुएं खोदें, काम करें, पेट्रोल भी निकलेगा, गैस भी निकलेगी, सब कुछ होगा। और जो आपका इस वक्त सिस्टम है, जो आपके पास जितने वाल्व हैं, उन वाल्व पे मेंटेनेंस होनी चाहिए, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और वहाँ हमारे यहाँ कोयटा वगैरह में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उन पर सिक्योरिटी पर मुझे याद है जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो वहाँ एक पूरी फौज, 1 बटालियन फौज बैठाई हुई थी उन कुओं की हिफाजत के लिए। और मैं खुद विजिट करने गया था, और जब मैं कोयटा होता था तो मुझे फौजी जवान लेके गए थे विजिट कराने के लिए। और मैंने खुद देखा, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था कि कुएं कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं। वो मेरा तजर्बा था और मुझे वो लेके मैस में रहा था। दूसरे दिन में वापस आया कराची। तो इस तरह की कोई सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, चाहे वो फौज के थ्रू करे, वो रेंजर के थ्रू करे, वो लेवी के थ्रू करे, वहाँ दे। और ताकि ये गैस कंपनियों के जो लोग हैं वो फ्रीली जाएं, वो मेंटेनेंस करें, वो अपनी इजाज़ करें, प्रेशर बढ़ जाएंगे, गैस बढ़ जाएगी, आपका इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तरफ हाईलाइट किया, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर इवन चाहे वो विंटर में पहले होता था कि गैस की लोड शेडिंग होती थी, अब तो पूरे साल होने लगी है, जिसमें बंद होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, टाइम थोड़ा है, मिसाल देता हूँ। सिंगापुर इतना सा शहर है और उसकी समुंदर में पहले 5 रिफाइनरी थी, अब 8 रिफाइनरी है। वो तेल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जब वो इंपोर्ट करता है, जहाज अंदर आता है तो वो टैक्स लेता है, लेवी टैक्स हर चीज उसको मिलती है। फिर वो क्रूड ऑयल रिफाइन करता है, उसके पैसे बनाता है, फिर वो एक्सपोर्ट करता है, उसके पैसे बनाता है। ये जो गवादर है हमारी,
इसमें मुशर्रफ का प्रोग्राम था, उसमें मेरी वो समरी गई हुई थी। उनका प्रोग्राम ये था, उनकी 3 मीटिंग हमारी हुई थी कि वो चाहते थे कि गवादर के एक स्टोरेज बनाया जाए और उस स्टोरेज में पेट्रोल को स्टोर किया जाए और जो नेबर कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए और पैसे जिस तरह सिंगापुर कर रहे हैं इस तरह पैसे बनाए जाए। और सबसे बड़ी बंदरगाह जो डीपेस्ट बंदरगाह जो दुनिया में है वो गवादर है जी। लेकिन उसमें भी आप उसका बीम कचरा डालर उसका बीम जहाज का बीम होता है कि डेप्थ पे कितना जहाज जा सकता है, जितनी डेप्थ होगी इतना बड़े से बड़ा जहाज है। अब आपने एक जहाज रशिया से मंगाया, वो आपके कहीं नहीं लग गया, आपको कहीं और लगाना पड़ा और वहां जाकर उसको भी पैसे देने पड़े, उनको भी बर्थ के पैसे देने पड़े, उनको भी फ्यूल के पैसे पड़ने के, तो आपको जो आपको एडवांटेज मिलना था वो इतना नहीं मिला। तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी, उन्होंने किया। लेकिन इन चीज़ों को एनालिसिस किया जाए और वो एक्सपर्ट लोग हैं जैसे हम मार्केट के लोग हैं, उनको हमसे पूछते हैं, बुलाते हैं, हम बोर्ड पे भी गए, नवीद कमर था उसने भी बोर्ड पे लिया, डॉक्टर आसम ने भी बोर्ड पे लिया, अब तक भी बोर्ड पे हमारा नाम है लेकिन सुनता कोई नहीं है। अब कई चीजें हमसे पूछते हैं पैसे, लेकिन वो जो एंड आता है तो वो हमारी चीजें नहीं करते अपने। तो इस तरह दुनिया एक्सपर्ट जो होते हैं ना, ये काम जो आप करते हैं हम नहीं कर सकते, हमारा कोई आदमी नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हो क्योंकि आपका ये जॉब है, आपकी ये वो क्या कहते हैं एक्सपर्ट ही है। इसी तरह जो लोग मार्केट में बिजनेस वाले हैं, अभी इन्होंने कुछ सोचा है, बिजनेस काउंसिल बनी है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे पीसीआई के प्रेसिडेंट को लिया है, साथ एजाज गौर को लिया है। दोनों अच्छे आदमी हैं। एजाज गौर ने इंटरिम गवर्नमेंट बड़ा काम किया, बड़े अच्छे फैसले किए हैं। एज ए वो उसके थे कॉमर्स के मिनिस्टर भी थे, फिर उनको बाद में तो बहुत सारी और मिनिस्ट्रियाँ भी दी गई। उनके साथ तो ऐसा तनवीर साहब थे जो ऐसा मुनीर साहब के बेटे हैं, उनको 6 इंडस्ट्रियाँ दी गई, खास में एक एग्रीकल्चर भी दी गई। एग्रीकल्चर पे बड़ा काम किया, उसका रिजल्ट इस वक्त आप देखिए आपने जी, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोगों को काम दें, वो काम करेंगे। अगर मैं कोई टीम, मैं कोई बिजनेस शुरू करूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ प्रोफेशनल टीम आए, फिर मैं पैसे लगाऊं। सही बात है, वरना मेरे पैसे डूब जाएंगे। हकीकत है, इसी तरह के सारी चीजें। बिल्कुल सही। आप सबसे बड़ी बात एक नहीं आया आपने मुझसे सवाल नहीं किया, मेरा नाम दुनिया में सोशल काम की वजह से, मैं लायन क्लब इंटरनेशनल में हूँ और मैं बोर्ड पे डायरेक्टर हूँ। 214 ममालिक को रिप्रेजेंट करते हैं, 33 डायरेक्टर 214 ममालिक की पॉलिसी बनाते हैं वेलफेयर की, इंसानी खिदमत की। जबरदस्त। एक वो एजाज अल्लाह ने मुझे दिया। ये क्या होता, मेरे वालिद साहब जब शुरू में थे ना, तो एक लेक्चर दिया करते थे, वो नेम काम करो, लोगों की खिदमत करो। वो कहते थे किसी की हाथ पकड़ के सड़क से पार करा दोगे कभी सवाब। वो कहते थे यहाँ तो आप एयर कंडीशन में रहते हो, आगे जाने के लिए भी कोई एयर कंडीशन का इंतजाम करो, वो था हमें इंसान की खिदमत। सही। फिर मैंने इस्लामिज़्म को ज्वाइन किया और 92 में छोटे होते होते प्रेसिडेंट, ये आगा खान में ब्लड बैंक है, ये मैं उस कराची लायन क्लब, पायनियर क्लब है पाकिस्तान का लायन क्लब का, उसका मैं प्रेसिडेंट था मेरी सदारत में। और ज़ियाउल हक साहब ने इसको ओपनिंग की और यहाँ दो एम्बुलेंस उन्होंने डोनेट की हमें। उसके बाद यो आए थे तो हमने कहा कि एक ऑर्बिस आई हॉस्पिटल है, वो एक पाकिस्तान लाहौर में आया था, उसे सही यूज़ नहीं हुआ। हमने कहा जी दोबारा मंगा के दो। तो डॉक्टर जदबी वाजदा हेल्थ मिनिस्टर उनके साथ थे, वो उनको नोट कराया गया। उन्होंने 15 दिन बाद वो फयाज आ गया यहाँ। उसकी जो वेलफेयर ऑफिसर थी वो पेनी स्टेपल थी, उसने हमें बुलाया। गवर्नमेंट के बाद पे आया कि 14 लाख उन्होंने उसके लिए सर्व किया कि 14 लाख रुपए। हमने उसको बंद कर दिया कि लायन क्लब करेगा, हमने उसको किया और 15 दिन वो चार्ज यहाँ खड़ा रहा। यहाँ लोगों को हमने ऑपरेशन कराए और उनको हम पहला डिनर मैंने अपने घर पे किया। वो 25 लोगों की एक पैरामेडिकल की टीम थी, उसमें डॉक्टर भी थी, नर्सेज भी थी, टेक्नीशियन भी थी। दूसरे दर कौंसिल चेयरमैन अमेरिका ने अपने घर पे किया। इस जगह दोस्तों ने एक दोस्त ने हर रोज किया, 15 दिन लोग, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, लोगों ने किया। आने जाने की 2 ट्रांसपोर्ट थी, वो भी किसी ने डोनेट कर दी। एक दोस्त ने डोनेट कर दी 2 गाड़ियाँ 15-15 सीटर वाली, वो ले जाती थी उनको। तो उसने फायदा क्या हुआ कि उनके आने से एक पहले यहाँ का ऑपरेशन होता, मैं इस आई की वजह से लाइन बना था। तो उस लायन क्लब का ये काम देखते हुए तो मुझे मैं लायन के ये काम मैंने करना है।
जब वो यहाँ आए तो उस वक्त तो 14 दिन बाद पट्टी खुलती थी, आप ऑपरेट करें जी। फिर 14 दिन बाद खुलती थी। यहाँ वो अमेरिकन डॉक्टर आए, उन्होंने पंचिंग सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस किया, ये हमारे डॉक्टरों को सिखाया। आप उसी वक्त कोई पट्टी नहीं बनती, जी। जरा सा ऐसे लगाते हैं, हाँ। खोल देते हैं, कोई पट्टी नहीं लगती। जी। ये इम्प्रूवमेंट हुई है। यस। और इस पे ऊपर फिर बहुत काम हुआ है, अगर बहुत आप पूछे तो बहुत लंबी कहानियां हैं। बिल्कुल सही। एक और इंटरव्यू आपको करना पड़ेगा। बेहतर है, बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने का। वेरी मच, आपकी मेहरबानी, आप आए तशरीफ लाए। नहीं, मुझे अभी जल्दी है, मैंने एक और मीटिंग में जाना है। सही। तो मेरी आज टोटल में मीटिंग है, अब्दुल समी खान और मैं जा रहे, सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। वहाँ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ हमारे जो पेट्रोल स्टेशन वाले हैं उनको कोई टैंक लारियों से चीज़ें ठीक नहीं मिलती, उसकी मीटिंग। बहुत शुक्रिया सर। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान को खुदा ने बहुत सारी नेमात से जो है ना नवाजा है। तो अब मेरे ख्याल में हम सोचते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को सही तरीके से इनपुट देते रहें और पाकिस्तान के इदारे अपने मुल्क के लिए एक्टिवली सही डिसीजन लेते रहें जिसमें एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हों और वो एक्सपर्ट्स फीडबैक दें और उसके ज़रिए पाकिस्तान के इम्प्रूवमेंट पे काम हो, तो पाकिस्तान और बेहतर हो सकता है। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से। इंशाल्लाह मुलाकात होती नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।